ये वाकया तारीख 9 अगस्त 2024 के दिन के 11 बजे के आसपास की घटना है। कोलकाता के एक मेडिकल कॉलेज होता है, आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। यहाँ से एक व्यक्ति के पास एक फोन कॉल पहुंचता है। फोन करने वाला व्यक्ति ने कहा कि क्या आप लेडी डॉक्टर के पिता बात कर रहे हैं? उधर से बोला जाता है कि हाँ, मैं उनके पिता बात कर रहा हूँ। ये बात बताया जाता है कि जितनी भी जल्दी हो सके आप जो है सो आप पूरे परिवार के साथ मेडिकल कॉलेज पहुंच जाइए, आपकी बेटी की बहुत ज्यादा तबीयत खराब है। जैसे ही पिता ने ये बात सुना, पिता को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि रात तो बेटी से बात हुई थी कि अचानक से इतनी तबीयत कैसे खराब हो सकती है। इससे पहले ही कुछ वो पिता पूछ पाता, वो फोन कॉल कट हो जाता है। फोन कॉल जब कट हो जाता है तो पिता ने उस व्यक्ति को एक के बाद एक कई सारे फोन कॉल करना शुरू कर दिया, लेकिन वो व्यक्ति फोन रिसीव ही नहीं कर रहा था। हार थक करके जब कई बार हो जाते तब जाकर के उस व्यक्ति ने एक फोन रिसीव किया तो पिता पूछते कि आखिरकार मेरी बेटी को हुआ क्या है, बताओ तो व्यक्ति उधर से कहता है कि साहब, आपकी बेटी ने अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया है, यानी कि वो मर चुकी है। जैसे ही पिता ने ये बात सुने, पिता रोने लगते हैं और वो जो लेडी डॉक्टर होती है उनकी माँ भी ये बात सुन करके रोने लगती है। इससे पहले कि वो मेडिकल कॉलेज पहुंचते, ये जानते समझते कि हुआ क्या है, ये जानने का प्रयास करते, तब तक ये बात जो हजारों नहीं लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंच जाती है। और जिस रूप में पहुंचती है तो लोग सोचने पे मजबूर हो जाता है कि आखिरकार हो सकता है। इसके बाद जो है नर्स हो उस हॉस्पिटल के, या डॉक्टर हो, या नेता हो, या कोई भी व्यक्ति हो, हजारों की संख्या में लोग सड़कों पे उतर जाते हैं और इस घटनाक्रम की सीबीआई जांच की मांग करने लगते हैं। फिर ये बात जो है सो सोशल मीडिया के माध्यम से बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंच जाती है और जिस व्यक्ति ने इस घटना को अंजाम दिया था उसकी क्रूर चेहरा भी लोगों के सामने होता है। दरअसल ये घटना इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना है। जिसने भी इस घटना के बारे में सुना, समझा, देखा, उस सोचने पे मजबूर हो जाता है कि इंसानों की भेष में आखिरकार ये कैसा जानवर है। आज की कहानी सुनने के बाद शायद आप भी कहीं ना कहीं दंग रह जाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं स्टडी सफर तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको बताने वाला हूं, दरअसल यह घटना है पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता सिटी का एक इलाका पड़ता है लाल बाजार, और इसी लाल बाजार इलाके के भीतर आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल है। कॉलेज के एक चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट की पीजी पोस्ट ग्रेजुएट एक ट्रेनी डॉक्टर होती है। यहाँ पर एक ट्रेनी डॉक्टर 8 अगस्त की रात करीब 11 बजे के आसपास उनकी माँ के उनके पास फोन जाता है। माँ अक्सर अपनी बेटी को फोन कॉल करके उनकी हालचाल जानती थी। उस दिन भी हालचाल जाना कि बेटी तुम क्या कर रही हो, कैसे हो। माँ तो रोज फोन करती हो, क्या बात, इस तरह की बातें होती है। तो कहती है कि ठीक है। माँ पूछती है बेटा तुमने खाना मैंने खाया? बेटी हंस करके जवाब देती है कि अभी खाना नहीं खाया, खाना खाने का टाइम नहीं हुआ है, टाइम हुआ है राउंड पे जाने के, यानी कि मुझे पेशेंट को देखने के लिए जाना है और मैं फोन कॉल रखती हूँ। जैसे मुस्कुराते हुए बेटी ने फोन कॉल रखा, माँ को तसल्ली हो जाती है कि बेटी उसकी ठीक है। बेटी अब अपने राउंड पे निकल जाती है। नहीं, वो लेडी डॉक्टर है, ट्रेनिंग ले रही है, पोस्ट ग्रेजुएट की वो छात्रा है। और उसके बाद जगह जगह जाकर के वो जो पेशेंट है वो पेशेंट से मिलती है, जिसको दवा देनी है, जिसको इंजेक्शन लगा, जो कुछ भी करना है एक डॉक्टर की जो जिम्मेदारी होती है हॉस्पिटल के अंदर, वो सारी जिम्मेदारी निभाती है। उसके बाद तब रात के 2 बज जाते हैं, पता ही नहीं चलता है वो टाइम हो रहा था। वो अपने जूनियर से वो बातचीत करती है कि तुम लोगों ने खाना पीना खाया, ये भी नहीं खाया। जूनियर कहते हैं कि जी हाँ मैडम, हम अभी तो खाना नहीं खाया है, साथ में ही खाते हैं। अब वो लेडी डॉक्टर अपने जूनियर, जो 2 जूनियर होते हैं उनके साथ बैठ करके इत्मीनान से हंसते मुस्कुराते हुए खाना खाती हैं। और खाना खाने के बाद कहते हैं कि मुझे थोड़ी सी थकान सी हो रही है, मैं आराम करने के लिए जा रही हूँ। यानी कि 4थी मंजिल के ऊपर सेमिनार हॉल होता है, वो लेडी डॉक्टर वहां पे आराम करने के लिए चली जाती है। और उसके बाद अगला दिन निकलता है, अगली सुबह निकलती है। अब 9 अगस्त 2024 की करीब 6-7 बजे के आसपास कुछ लोगों की नजर पड़ती है महिला डॉक्टर के ऊपर। महिला डॉक्टर को जिस अवस्था में देखा जाता है कोई देख ही नहीं पा रहा था। दरअसल उनके शरीर जो होता है वो अर्धनग्न अवस्था में होता है और अब सर से लेकर के पांव तक ऐसा कोई भी शरीर का हिस्सा नहीं था जहां पर चोट का निशान नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी ने अलग अलग हिस्सों को बुरी तरीके से काटा है, उन्हें नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश की है। आंख, मुंह, प्राइवेट पार्ट्स हो, वहां से खून निकल रहा था और साथ ही जो उनकी गर्दन है उसकी गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी। ये बात घर वालों को जैसे खबर दी जाती है, लेकिन दूसरे रूप में दी जाती है कि पहले तुम्हारी बेटी बीमार है, उसके बाद लोग परेशान हो जाते, फिर उनको बताया जाता है कि तुम्हारी बेटी ने अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया है, यानी कि वो मर चुके हैं। लेकिन घर वालों को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि रात 11 बजे बेटी से बात हुई, आखिर वो बेटी कैसे आखिर मर सकती है। अब वहां से हॉस्पिटल डॉक्टर के पास पहुंचते हैं, नर्स के पास पहुंचते हैं। जैसे जैसे ये बात लोगों तक पहुंच रही थी, लोगों में गुस्सा आने लगता है, एक आक्रोश पैदा होने लगता है। उसके बाद हॉस्पिटल के डॉक्टर हो, नर्स हो, सब धरना प्रदर्शन देने लगते हैं। बात बीजेपी के नेता तक पहुंचती है तो बीजेपी के नेता भी सड़क पर उतर जाते हैं। कहते हैं इस मामले को दबाने का प्रयास किया गया था। कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की जो भूमिका, मेडिकल प्रशासन की जो भूमिका, वो बिल्कुल सही नहीं है और इस तरह से मामले को जो दबाने का जो प्रयास किया गया, यानी सरकार पे, ममता बनर्जी की पश्चिम बंगाल में सरकार चले, उनके ऊपर भी उंगली उठाई
जाती है, इस मामले को दबाने का प्रयास किया जाता है, इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। अब इस पूरे मामले को पुलिस ने आनन फानन घर वाले को बुलाया, पिता ने अपनी बेटी को जो अर्धनग्न अवस्था में देखा तो पिता रो रो करके पिता का बुरा हाल हो जाता है। अब हर किसी के जुबान पे एक ही बात थी कि आखिरकार लेडी डॉक्टर, उसका इतना स्वभाव था, इतना अच्छा बच्चा, जिसकी 31 वर्ष उम्र थी, सभी के साथ अच्छे स्वभाव के साथ वो बात करती है, मदद करती थी। आखिर उनको इस तरह से कौन मारेगा, कौन इनके शरीर के हर एक हिस्से को टच करेगा, अपने दांतों से काटेगा, उसके गर्दन की हड्डी तोड़ेगा, कौन इसका रेप कर सकता है? इस तरह सब हर किसी के जुबान पे एक ही सवाल, यही सवाल थे। और पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जब निकल के आती है तो ये सोशल मीडिया के माध्यम से जब लोगों में ये कहानी पूरा वायरल होती है तो लोगों में बवाल मच जाता है। अब लोग कोलकाता के सड़कों के ऊपर जमने लगते हैं और हर किसी के केवल एक ही बात होती है कि आखिरकार इस घटनाक्रम का जितना जल्दी हो सके खुलासा होना चाहिए। ज्यादातर लोगों ने फांसी की सजा की मांग भी करने लगते हैं। और जब दबाव बढ़ने लगता है पुलिस प्रशासन में, चाहे केंद्र सरकार से हो या अलग अलग राज्यों से हो, जहां देखो तो वहां से दबाव मिलना शुरू हो जाता है। ममता बनर्जी भी कहती है कि हाँ, इसको फांसी होनी चाहिए, लेकिन मैं फांसी के पक्षधर नहीं हूं। लेकिन जिस तरीके के घिनौनी हरकतें, घिनौनी कृत्य किया गया, इसमें बड़ी से बड़ी सजा इसको मिलना चाहिए और हम सजा दिलाने के पक्षधर है, ममता बनर्जी कहती है। चाहे सीबीआई जांच करो, चाहे जो भी हो। हालांकि एसआईटी का गठन हो गया है। एसआईटी का गठन, उस पर कहीं ना कहीं इतना प्रेशर था कि इस मामले को जांच पड़ताल काफी तब्दील से करनी थी। बारीक से बारीक चीजों को देखा गया। जब बारीक से बारीक चीजों को देखा गया तो एक समान एक चीज एसआईटी के हाथ लग जाता है। उसके बाद सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाते हैं। करीब करीब 5-6 लोग ऐसे थे जो उस सेमिनार हॉल के आसपास घूमते टहलते देखे जाते हैं। कभी तभी एसआईटी को एक ब्लूटूथ यानी एक ईयरफोन जो होता है, जो कान में लगा करके कुछ लोग बात सुनते हैं, बातें कॉल किया करते हैं, उसका एक हिस्सा मिल जाता है। अब वो ब्लूटूथ किसका हो सकता है, इसी का पड़ताल करना शुरू कर देते हैं। सीसीटीवी कैमरे के दायरे में जो व्यक्ति आते हैं उन सारे लोगों के पास पहुंचा जाता है। एसआईटी के लोग पहुंचते हैं, सबको कहते हैं कि अपना ब्लूटूथ ऑन कर दीजिए। जैसे ब्लूटूथ ऑन किया जाता है तो एक व्यक्ति का जो मोबाइल होता है वो उससे कनेक्ट हो जाता है। अब जैसे उससे कनेक्ट होता है उसके प्राइम सस्पेक्ट जो है ना, वही व्यक्ति हो जाता है, जिस व्यक्ति का नाम होता है संजय राय। दरअसल संजय राय नाम का जो व्यक्ति होता है पुलिस कल्याण कोर्ट में सहायक की भूमिका में होता है, यानी कि एक सिविल वॉलंटियर होता है। उसका नाम काम ही उस हॉस्पिटल में जब चाहे तब आना होता है, किसी न किसी मदद के रूप में वो यहाँ आया करता था हॉस्पिटल में। और इस व्यक्ति से जैसे ब्लूटूथ कनेक्ट होता है, एसआईटी की टीम का कनेक्ट होता है और इस लाश के बिल्कुल पास वो ब्लूटूथ पाया जाता है। पुलिस ने जब उसको पकड़ा, उसको सख्ती दबाव से जब पूछताछ करने की कोशिश किया तो उसने कुछ बातों को स्वीकार उसी समय कर लिया। लेकिन जब इसके बारे में देखा, इसके मोबाइल फोन को चेक किया गया तो उसमें पॉर्न वीडियो मिल जाती है। और जब लोगों ने यानी मीडिया वालों ने जब इसको घर जाकर के बातचीत करना शुरू किया, पुलिस वालों ने इसके परिवार वालों से बात करना शुरू किया, तो 55/20 शंभुनाथ पंटी रोड का निवासी होता है। माँ के साथ ये रह रहा होता है और बहन से इसका झगड़ा होता है। बहन की इसकी आदतें पसंद नहीं थी। पता चलता है कि ये जो व्यक्ति था संजय झा, खुद को पुलिस वाला बताता है, ये व्यक्ति दरअसल मोबाइल के अंदर गंदी गंदी वीडियो देखता था, पॉर्न वीडियो देखता था। ये व्यक्ति कोई महिला हो, कम उम्र की लड़की हो या ज्यादा उम्र की हो, इसके कोई मायने, इसकी आंखों को अच्छी लगे, सुकून भरे, बस उसको देखने की कोशिश, तारने की कोशिश करता था। इसने एक नहीं कई शादी कर रखा था। कई शादी करने के बाद जब बीवी से मन भर जाया करता था उसको तलाक छोड़ दिया करता था। लेकिन एक बीवी उसकी ऐसी भी थी जिस बीवी की उसकी मौत भी हो चुकी थी, वो अभी संदिग्ध अवस्था में। अब उसकी बीवी मर जाती है लेकिन किसी ने इसकी शिकायत नहीं की, इसलिए ये मामला बाहर आता ही नहीं, दब के रह जाता। खुद को ये बॉक्सर, यानी बॉक्सर था, इसे खुद को जो है इसके हट्टा कट्टा बॉडी वगैरह था। साथ ही ये व्यक्ति अपने आप को पुलिस वाला बताया करता था। तो आसपास के लोगों को किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि इसका विरोध कर सके, इससे कुछ सवाल जवाब कर सके, पूछताछ कर सके। ये कभी भी इस अस्पताल में आता जाता है, गंदी नजर रखता था, मोबाइल में गंदी गंदी वीडियो देखता था। रात के 11 बजे 8 अगस्त 2024 की रात के 11 बजे ये जाता है। जब इस घटनाक्रम के खुलासे के बारे में जब बात पता चलती है तो इसी ने इस लेडी डॉक्टर के साथ जो है हैवानियत की, एक बार नहीं कई बार हैवानियत किया। लेकिन एक जो वेब पोर्टल होता है इंडिया रिपोर्ट, इस बात को छापते हैं कि पहले तो ये हत्या करता है, पहले तो उसको मारता है, बहुत बुरी तरीके से यातनाएं देता है, टॉर्चर करता है। और उसके बाद सेमिनार हॉल में शायद जो है सेमिनार हॉल में उस महिला डॉक्टर ने चीखने चिल्लाने की कोशिश भी शायद की होगी। लेकिन आजकल जिस तरह के सेमिनार हॉल बनाए जाते हैं वो साउंड प्रूफ होते हैं। उस महिला ने चिल्लाने की कोशिश जरूर लेडी डॉक्टर ने की होगी, बचाने की प्रयास की होगी, लेकिन आवाजें उस सेमिनार हॉल से बाहर निकल ही नहीं पा रही थी, जिस वजह से किसी को पता नहीं चल पाया। वो उसके साथ गंदे पे गंदा घिनौना कृत्य करते चला गया। उसके होठों को काटता है, उसके शरीर के प्राइवेट पार्ट्स को काटता है, चाहे उसके सर के से लेके पाँव तक अलग अलग हिस्सों को काट करके उसके नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। जब वो थक जाता है तो गला घोट करके उसकी हत्या कर देता है।
मीडिया रिपोर्ट तो ये भी दावा करते हैं कि पहले उसने मारा, फिर उसने उसके साथ जो है सो रेप किया था, बलात्कार किया था, एक बार नहीं बल्कि कई बार किया था। हालांकि पुलिस ने इसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 64 जो कि दुष्कर्म की धारा लगती है, और भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 जो कि हत्या के लिए धारा लगती है, अब पुलिस ने इन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया उसके खिलाफ। साथ ही और भी कहीं उसके साथी कोई और लोग तो नहीं थे, उसकी भी पड़ताल की जा रही है। मेडिकल रिपोर्ट जब निकल के आएगी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर जो है और कितने लोग इसमें शामिल थे, कितने नहीं थे, हर एक छोटे से छोटे पहलू को जांच कर की जा रही है। इस व्यक्ति को जब कोर्ट में पेश किया जाता है तो पुलिस को जो पुलिस के रिमांड पे कोर्ट ने इसको 23 अगस्त तक भेज दिया था। आखिर किस तरह से घटनाक्रम का अंजाम दिया था ये व्यक्ति, बताया ये जाता है कि शराब पीने का भी व्यक्ति आदी था, और जिस रात ये मेडिकल में आता है, जिस महिला डॉक्टर की जब हत्या करता है, रेप करता है, तो मेडिकल में कहीं भी इसको घूमने के लिए इसलिए परमिशन थी क्योंकि पुलिस कल्याण पोस्ट में सहायक की एन वॉलंटियर ग्रुप में ये भूमिका में था, इसीलिए इसको कोई रोकता टोकता नहीं था। और जिस तरह से घटना का अंजाम दिया, उस घटना की गूंज करोड़ों मोबाइल फोन के माध्यम से करोड़ों लोग तक पहुंच जाते हैं कि एक महिला डॉक्टर के साथ उसने किस तरीके से घिनौना कृत्य किया, घिनौना अंजाम दिया है। पूरे घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं आपका दिल दुखाना है, बल्कि आपको जागरूक करना, आपको सचेत करना है कि किसी के ऊपर भी एकदम से उम्मीद भरोसा नहीं किया जाए। और जिस तरह से इस व्यक्ति के चाल चलन अच्छा नहीं था, तो कम से कम किसी को भी तो पुलिस को खबर देना चाहिए था। और कम से कम ये जो मेडिकल पुलिस प्रशासन, जो हॉस्पिटल के जो मेडिकल प्रशासन थी, उसको भी जिम्मेदारी बनती थी अपने डॉक्टर के प्रति। इस तरह से लापरवाही बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए थी। और जितने भी देश के भीतर मेडिकल कॉलेज है या फिर और भी ऐसे जगह पे जहाँ पे महिलाएं रात को काम करती है, उनकी सुरक्षा को लेकर के कड़े इंतजाम होने चाहिए। अगर खास कड़े सुरक्षा के इंतजाम होता तो इस शायद लेडी डॉक्टर, लेडी महिला की कतई रेप नहीं होती, इतने निर्मम तरीके से इतनी यातनाएं देने के बाद रेप और प्लस हत्या नहीं होती। लेकिन इसलिए जिम्मेदारी बनती है हर किसी की कि महिला की सुरक्षा का ध्यान रखे। और बाकी इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं है, नहीं आपका दिल दुखाना है, बल्कि आपको सचेत करना है। आप जहां भी रहे सुरक्षित रहे और अपने परिवार वालों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।